सब करते हैं, तुम्हें समझ में आया? बेइज्जती तो तब कब हो गई ना हमारी, जब हमारे पढ़ाने के बाद आप लुढ़क गए। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए कुछ नहीं। तो यार तुम्हारे तरफ देख के बोलते हो मतलब तुम टारगेट नहीं हो ओवरऑल, ठीक है? मैं इधर देख के बोल रहा हूँ, ओके? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे पूरा। ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण सब पता है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो आपको पता है कि अर्थ पे क्या से क्या दिक्कत हो जाएगी। पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाएगा अगर ग्रेविटी ना हो? ग्रेविटी ना हो ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े दिक्कत होंगे, अर्थ पे रह नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। वाटर लैंड से इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। और सबसे बड़ी बात ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर, ये हवाएं हमसे टिकी हुई इसलिए है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उनको खींच रही है, तभी तो है ना। तो बिना ग्रेविटी के, ग्रेविटी मतलब इट्स नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, इट्स अ एसेंशियल फोर्स दैट मेक अस बीइंग लाइफ, ठीक है? मतलब हमें जीने के लिए लायक बना देता है, अगर नहीं रहे तो हम तो जी नहीं सकते बहुत सारी चीजें। और हम जितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा चीज जो आप देखो जिसके बिना हमारा काम चल जाए, हर चीज कितनी एसेंशियल है और कितना कॉम्प्लिकेटेड इतना पूरा सिस्टम होता है। देखिए, दिस इज अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के लिए ग्रेविटेशन जरूरी है। सॉरी, beg pardon, that is a force is necessary to produce motion in a body। पहले फोर्स क्या होता है किसी भी बॉडी में? मोशन के लिए हम लोग फोर्स, ग्रेविटेशन के बाद तो फिर मोशन क्या होगा, तो रुक जाएगा, ठीक है? मोशन कब आएगा? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। A stone dropped from a height falls towards the earth because the earth exerts a force of attraction called gravity on the stone and pull it down। Force of attraction is also known as gravity or gravitation। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में बहुत अंतर है, मैं आपको क्लियर कराऊंगा, चिंता मत करिए। अर्थ की ग्रेविटी या अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही कोई भी चीज जो ऊपर फेंकी जाती है लौट के धरती पे ही गिरती, ठीक है? देखिए एनसीईआरटी से बेटे नहीं समझ में आएगा तो मैं बता रहा हूँ। सेब का फल टूटता है, सेब टूट के एप्पल जमीन पे ही गिरता है। बारिश जब होती है तो वर्षा की बूंदें धरती की ओर आती है, ठीक है? पहाड़ों पे नदी जो होती है, नदी आखिर में समुद्र में ही क्यों गिरती है? ये भी ग्रेविटेशन के कारण ही होता है, ठीक है? क्योंकि वहां पे एक स्लोप बनता है, जो चीज ज्यादा हाइट पे है वो कम हाइट पे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। नदी कभी भी कहां से निकलेगी? हाइट वाली जगह से निकलेगी, तभी तो इसका फ्लो नीचे की ओर होगा और वो समुद्र में जाके मिलेगी। नहीं है ऐसा, वो मतलब आपको मैप पे लगेगा, मैं बता दूंगा कि जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है? देखिएगा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, आपके अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, मून की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? सन दूसरे स्टार को अपनी ओर खींच रहा है और दूसरा स्टार भी सन को अपनी ओर खींच रहा है। सन अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, अर्थ भी सन को अपनी ओर खींच रही है। मून अर्थ को अपनी ओर खींच रही है और मून को भी अर्थ अपनी ओर खींच रही है। बोलिए। बिल्कुल, तो बेटे धरती की भी तो ग्रेविटी ज्यादा है, तो हम लोग को अपने अंदर क्यों नहीं ले लेती ज्यादा ग्रेविटी होगी? मेरे कहने का मतलब है, हाँ नहीं ले पाती क्योंकि एक बैलेंस बना हुआ है। हम लोग, हमारी अर्थ के पास इतनी ग्रेविटी है कि सन बिल्कुल उसको अपनी ओर ना खींचे, ठीक है? इतना ग्रेविटी है कि हम लोग उससे इतनी दूरी तक अपने आप को मेंटेन करके या बनाए, दूरी बनाए रखे, 15 करोड़ किलोमीटर दूर तक अपने आप को बनाए रख पाए। बेटा पास चले गए, इसका मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी कम होती जा रही है और सन की ग्रेविटी बढ़ती जा रही है।
हाँ उसमें आगे तो होगा ही ऐसा, खैर इस पे ऊपर बात नहीं करेंगे। देखिए कुछ भी अनर्गल चीजें भी बेटा, अभी मेरे थोड़ा मजबूरी है, 2 दिन में ग्रेविटी ज्यादा से ज्यादा करंट का पेपर है, मैं इस पे और भी बात करूंगा, चिंता मत करो। मोस्ट इंटरेस्टिंग मतलब मजा आएगा आपको, मोशन तो कुछ भी नहीं था इसके सामने। हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही होता है कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा चीज नहीं, मतलब हमारे सर के बाल से लेकर के हमारी ब्लैक होल और इवन स्टार और जो भी गैलेक्सी है, हर चीज, हर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट, ओके, इन अ स्मॉलर साइज, यूनिसेलुलर साइज और अ बिगर साइज, सब चीज एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाती ही लगाती है, तभी वो बैलेंस है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन कहते हैं, न्यूटन चचा, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो दो अलग अलग तरह की चीजें जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ये अट्रैक्शन फोर्स ही ग्रेविटी का है। ग्रेविटेशन में नहीं बोल रहा हूं अभी, याद रखिए, केवल ग्रेविटी का नाम ले रहा हूं, गुरुत्व, नॉट गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। हम बात कर रहे हैं केवल ग्रेविटी की, और चैप्टर है ग्रेविटेशन। देखिए कितना डिफरेंस होगा, मैं बताऊंगा। इफ द masses of the object, if masses मतलब की वेट, हिंदी में द्रव्यमान का, if the masses of the object or bodies are small, then the gravitational force between them is very small, ठीक है। अब इस पेन में और इस पेंसिल में इसका मास बहुत कम है, हमारे सर का जो बाल है एक दूसरे के आसपास, इसमें भी ये बहुत कम मास का है। मास मतलब वेट, जिसका मास या वेट जितना कम होगा उस पे ग्रेविटेशन उतना ही कम फील किया जाएगा, जितना छोटा चीज उतना ही कम ग्रेविटेशन। बेटा फोन बंद करिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 stones laying on the ground attract each other, but since their masses are small, the gravitational force of attraction between them is small, and hence we do not see one stone moving towards the other object. हम कहते हैं ना कि सर ये भी है और ये भी है, हमारा ये स्टेपलर भी टेबल पे रखा है, ये बोतल भी रखा है, और मैंने आपको बताया है कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं, वो छोटी कुर्सी से लेके कारपेट और कारपेट के ऊपर डस्ट, हवा में उड़ता हुआ डस्ट पार्टिकल, कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसमें ग्रेविटी नहीं। और ग्रेविटी का मतलब क्या है, वो किसी न किसी दूसरी चीज को अपनी ओर खींचती है, तो ये भी एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, लेकिन जिसमें ज्यादा ग्रेविटेशन है, मतलब कि जिसमें ज्यादा मास है, उसी का ग्रेविटी फील होगा। आपके ऊपर ये दीवार भी ग्रेविटी लगा रही है, तो आप उड़ के दीवार के साथ इसलिए नहीं चिपक रहे हो क्योंकि दीवार से ज्यादा ग्रेविटी अर्थ की, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। आप मान लीजिए आप हैं, आपका भाई है, ठीक है, अगर आपका भाई वहां है और आप चाहते हो कि उसकी गुद्दी पकड़ ले, लेकिन आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि अर्थ ने आपकी गुद्दी पकड़ रखी है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए आप अर्थ के साथ हैं, और ऐसे नहीं जूम ऐसे करके वो आपके हाथ में नहीं आता। क्लियर है? कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि अगर हर चीज पे ग्रेविटी है तो ये उड़ उड़ के यहां क्यों नहीं आ गई? क्योंकि इसका मास कम है, इसके बीच ग्रेविटी तो है, लेकिन हम लोग उसको फील नहीं कर पाएंगे। जिसका मास ज्यादा होगा वही आपको अपनी तरफ खींचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, जो मून है, ठीक है, एक तो क्लियर, अगर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट हम लोग, सॉरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, समझ रहे हैं ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है?
तो जब भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, वो अर्थ के चारों तरफ ही वो रिवॉल्व करते रहते। मून के तरफ क्यों नहीं चली जाती? 1/6। आप यहाँ पर एक कदम चलोगे तो वहां मून पे है ना, यहाँ की ग्रेविटी का 1/6 है, ठीक है। तो आप वहां पर हॉपिंग कर सकते हैं, मतलब छलांगे लगा के चलना पड़ेगा। आप ऐसे अगर चाहोगे यहाँ पैर रख के चले तो आप गिर जाओ, वो ऐसा नहीं कर, हाँ ऐसा नहीं कर सकते यहाँ का। जी बोलिए। नहीं बेटे, वहां ग्रेविटी कम है ना, तो आप जैसे ही एक कदम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आप वहां आगे 6 कदम आगे जाके गिरेंगे, मतलब इस तरह से आपको चलना पड़ेगा, ऐसा हो। वीडियो निकालेगा नील आर्मस्ट्रांग का, देख लीजिएगा, उसमें दिखेगा। चलिए ठीक है, हम लोग कम से कम रेडियो वेव्स होती है ना बेटे, जैसे रेडियो जो भी रिकॉर्डिंग हो रही हो तो रेडियो वेव्स का होता है, वीडियो तो आप कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। वैसे भी अगर आपके फोन में नेट नहीं भी रहे तो वीडियो तो बना ही सकती है, तो दूसरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है ना। चलिए ठीक है, ओके, ग्रेविटेशन पे आते हैं। If, however, one of the object is very big, then the gravitational force becomes very large and its effect can be seen. अगर मान लीजिए स्टोन एंड अर्थ, मतलब बड़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा। अब वहीं पर एक स्टोन, 2 स्टोन थे बड़े छोटे तो एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब एक तरफ केवल स्टोन है और दूसरी तरफ केवल धरती, तो आप स्टोन को फेंकेंगे तो क्या आएगा, धरती उसको नीचे खींच के अपनी तरफ लेके आएगी। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। तो जब मास बहुत ज्यादा बड़ा हो तभी आपको ग्रेविटेशन का एग्जैक्ट जो भी होता है वो पता चलेगा। बोलिए। तो फ्रिक्शन है ना, हाँ वो फ्रिक्शन फोर्स। देखिए यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज ऑलवेज a force of attraction between the two objects. क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशन, या जो ग्रेविटेशन है हमारा, वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ठीक है। यहां तक कंक्लूजन निकल गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूटन चचा ने दिया था। हाँ जी, मैं इनके बारे में बताऊंगा। भगत सिंह से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज भी आज आप लोग को बतानी है 5 मिनट में लास्ट में। देखिए, according to universal law of gravitation, every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. आपने सुन लिया, मैं आपको समझा दूं। जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा दूसरे पे ग्रेविटी लगाएगा, एक बात। तो दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा नजदीक होगी उस पे उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी लगेगी। यही यूनिवर्सल। पहली बात कि इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट या हर बॉडी एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाता है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्रेविटी लगाएगा। अर्थ ने ज्यादा ग्रेविटी लगाई है स्टोन पे, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा नियरर होगा, जितना नजदीक कांटेक्ट में होगा, उस पे उतना ही ग्रेविटी लगेगा। एग्जांपल सुन लीजिए, मून अर्थ का चारों तरफ रोटेट करने में एट द डिस्टेंस ऑफ 3,84,000 किलोमीटर 27 डेज के अप्रोक्स टाइम लगाते, 27 दिनों का। लेकिन एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर लेता है, क्योंकि अर्थ, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, बिल्कुल अर्थ के नजदीक होता है। 600, 700, 800 किलोमीटर की हाइट पे हम लोग अर्थ के उसको सेट कर सकते हैं, और जो सबसे अधिक हाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे हम लोग सेट करते हैं।
वो सैटेलाइट क्या होती है बाद में बताएंगे। कुछ कह रहे हो क्या? क्या नाम है, आ रहा हूँ। नो सर, वो गलती से हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। एक सेकेंड, जल आरती। हम कहते हैं कि मुस्कान भूमि का सब मास्टर पानी पी गया। नहीं तो अब आ रहा है ना? हाँ, इसीलिए मैंने बंद कर दिया ना। देखिए, मून अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट 600-700 किलोमीटर की दूरी पे हाइट पे हम लगाते हैं, तो ये ज्यादा तेजी से रिवॉल्व करता है। एक चीज और, इट्स अ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ। ये लॉ है कि जो चीज जिस ऑब्जेक्ट के जितने ज्यादा नजदीक होगी उस पे उतना ही ज्यादा ग्रेविटी लगेगा, और ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज्यादा तेजी से अर्थ के चक्कर में। ग्रेविटेशन मतलब अट्रैक्शन फोर्स, अभी बताएंगे। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी मतलब वो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशन का थोड़ा दूसरा मतलब है, अभी थोड़ा लार्ज उसका एक है। हाँ देखते हैं, अभी रुक जाइए। तो ये आपको समझ में आया है? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आएगा आप लोग के पेपर में बहुत ज्यादा। फिर से सुनिएगा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ईच अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी लगेगा। पॉजिटिव मास जितना ज्यादा प्लस करोगे ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा लगती जाएगी। दूसरी बात, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस लेकिन जितना ज्यादा होगा ना तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। इनवर्सली मतलब उल्टा हो गया, मतलब डिस्टेंस को माइनस में करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मास तो ज्यादा चाहिए लेकिन दूरी ज्यादा नहीं चाहिए। अगर दूरी ज्यादा होगी तो ग्रेविटी कम लगेगी। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, आगे देखते हैं। इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी है, अर्थ और अब मून को ले लो, 3,84,000 किलोमीटर दूर है, उसके डिस्टेंस को हम डबल कर दें। अगर ऐसा किया जाए, the gravitational force becomes 1/4, and if we half the distance between two bodies then the gravitational force becomes 4 times. जो डिस्टेंस थी उसको घटा के आधी कर दी जाए, मतलब कि दूरी कम कर दी जाए, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर उसके डिस्टेंस को जितना था उसके डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी। ठीक है? ये सारे के सारे इक्वेशन मिलेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करने को मिलेगा, हम लोग उसमें करेंगे। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेफर्स टू कैपिटल जी। ग्रेविटेशनल को कैपिटल जी से हम शो करते हैं, याद रखिए। हाँ ब्रिटेन के, तो इंग्लैंड के। The gravitational constant G is numerically equal to the force of gravitation which exists between two bodies of unit masses kept at a unit distance from each other. The value of universal gravitation constant G has been found to be 6.67 into 10 to the power 11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कांस्टेंट मतलब कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू ये जो मैंने बोली आपको, द एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी टेल्स अस दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट विल बी वेरी वेरी वीक। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कि लगभग जीरो। अगर कांस्टेंट ग्रेविटेशन है, ठीक है,
इसका जो मैंने भी बताया, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन कोई भी फील ही नहीं होगा, इतना कम ग्रेविटेशन। आगे देखते, हाँ अब देखो, एक तो मैंने वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझाया बाय थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली कल हम लोग करेंगे, एग्जांपल है प्रैक्टिकली दे सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो कल करेंगे। इसके पेपर परसों है, 5 अक्टूबर को है। ये पूरे हफ्ते ग्रेविटेशन करेंगे, ठीक है। मैं जब तक नहीं खत्म होता अच्छी तरह से करा देंगे, चिंता कोई बात नहीं। आप लोग का पेपर कब है? सेकंड चैप्टर 5 को है ना, चिंता हो जाएगा बेटा, कुछ बात। ये उदास इसीलिए क्योंकि तुम्हारे साथ साथ है ये, और तेरा भाई बाबा बनने गया। स्पेशल केस है भाई। देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। कोई अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट छोटे साइज का है या मान लीजिए बड़े साइज का है, तो वहां पर ग्रेविटेशन किस तरह काम करता है, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, क्या रूल लॉ लगता है, देखेंगे। सपोज 2 balls of 1 kg each are placed with their centers 1 meter apart। दो एक केजी वेट के बॉल है रखे हुए, क्रिकेट बॉल है जो भी है, 1 केजी का क्रिकेट बॉल तो नहीं होगा, मतलब दूसरा कुछ, ठीक है, और 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। हाँ, then they attract each other with a force given by। नहीं, इसको तो न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, मैं इसको इसी तरह समझाता हूँ। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, the various object on this earth, हमारे अर्थ पे जो अलग अलग तरह की वस्तुएं चीजें हैं, अट्रैक्ट वन अनदर कॉन्स्टेंटली, लगातार बिना रुके, एनी टाइम, हमेशा, कॉन्स्टेंटली, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। They do not cause any motion because the gravitational force of attraction between them is very low। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी तो लग रही है, आप इस पे लगा रहे हो, ये आप पे ग्रेविटेशनल लगा रहा है, लेकिन वो जो ग्रेविटेशनल दो लोगों के बीच में है या बच्चों के बीच में, वो बहुत ही वीक है इन कंपेयर टू अर्थ एंड पृथ्वी। धरती पे हम लोग हैं, हम लोग धरती पे टिके इसलिए क्योंकि ग्रेविटी धरती की लगती है, तो अर्थ की ग्रेविटी के कंपेयरली दो वस्तुओं के बीच में, इस अर्थ के ऊपर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटी लगेगी वो अर्थ से ज्यादा लगेगी ही नहीं। इसलिए कोई भी चीज हम इस अर्थ पर ऐसे बिना कांटेक्ट में खींच ही नहीं सकते, ठीक है। It however at least one of the bodies is large, then the gravitational force becomes very large। For example, the earth has a very large mass and this force is quite large between the earth and other object, hence object when thrown up fall back to the earth। सिंपल सी बात है, अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, इसीलिए हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो लौट के धरती पर ही आ गिरती है। ये सब डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये जो हुआ कैसे फॉर्मूला में दिखाएंगे, ये तो मैंने सीता मैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म पत्नी थी और बाबा दशरथ की बहू थी, तो ये तो हमने बता दिया। मैंने पतों को भी हम लोग बहू ही कहते, मतलब पुत्र वधू को, तो ये तो हमने ऐसे समझाया, लेकिन आपको वहां फॉर्मूला बताना पड़ेगा। तो फिर रामचरितमानस से निकल के आप लोगों को न्यूटन चचा की गलियों में जाना पड़ेगा। बेटा रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी और आपके सर जी ने 10-12 बार पढ़ रखी है। आप लोग के क्लास से ही स्टार्ट किया था, मजा आता था क्योंकि हम लोग के पास फोन नहीं होता था ना, तो मनोरंजन का यही साधन होता था, पूजा पाठ। हाँ,
तो और जो रामायण है ना संस्कृत में था, तो वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, और जो दोहे में है ब्रजभाषा में, दोहे समझते हैं ना, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने। हाँ हाँ, दोहे सब जैसे होते हैं ना, नहीं नहीं, अरे कविता पोएट्री टाइप का होता है जो, देखिएगा ग्रेविटेशन में तुलसीदास ले आया आपको। When both the object, बेटे लाइफ में दोबारा मौका नहीं मिलेगा ग्रेविटी पढ़ने का, है ना, अभी वो टाइम है, सीख लीजिए। When both the object are very big, मान लीजिए यहां पर तो हम बात कर रहे हैं छोटे से पत्थर और धरती की, अर्थ की, जिसका कोई कंपेयर ही नहीं है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट और दोनों ही बड़े बड़े मास वाले, अर्थ एंड सन, बिल्कुल, having very large masses, then the gravitational force on attraction between them becomes extremely large. तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल होगा या जो अट्रैक्शन फोर्स आपको दिखेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तभी ज्यादा लगेगा जब उनका मास भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, थोड़े बहुत मास से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल द सन एंड द अर्थ, द मून हैव extremely large masses, therefore the gravitational force of attraction between the sun and the earth or between the earth and the moon is extremely large. बिल्कुल, अर्थ जब सन के चारों तरफ रोटेट करती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। मून जब अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, रिवॉल्व, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता है कभी कभी 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है अर्थ के चारों तरफ, 40,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी स्पीड होती है। एक घंटे में 40,000 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है बेटे। 12 या 12,500 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से आपका केवल अमेरिका, बहुत कम, ये 13,000 के करीब जी, देख लीजिए। हाँ देखिएगा, दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द, ये तो आपको सैंपल क्वेश्चन होंगे, इसमें क्लियर होगा। अब देखिए, मैंने अगर आपने ग्रेविटी नहीं पढ़ा तो मतलब साइंस में आप लोग लड्डू है। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन उठते हैं ना, ये चैप्टर पढ़ते बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप देखो, इस सोलर सिस्टम में सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, उसके बाद सारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट है। हर सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड अपनी जगह पे फिक्स है, अपने ऑर्बिट में फिक्स है, वो उससे दाएं बाएं नहीं जाता। ये क्यों है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन ही है जो इन चीजों के बीच में ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है और इसी कारण हो रहा है। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरह समझाऊं। इन द सोलर सिस्टम, कुछ पूछना है क्या? नहीं, मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रॉइड को। इन द जी सब बताएंगे। इन द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स मूव इन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में चाहे वो प्लैनेट हो, वो एस्ट्रॉइड हो, या प्लैनेट के कोई भी सैटेलाइट, अगर अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है तो मून के साथ साथ वो सन के भी तो चारों तरफ एक तरह से चक्कर लगी रहा है ना। अर्थ हमेशा, अर्थ के साथ ही मून घूमेगा। अर्थ जा रहा है तो अर्थ के ए मून के ए भैया हमें भी ले लो, वो भी साथ साथ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे अर्थ चारों तरफ अगर सन के रिवॉल्व कर रहा है तो मून भी तो उसके साथ साथ ही है। तो हमारे सोलर सिस्टम में हमें पता है कि इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर, नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, सर्कुलर ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर, ठीक है।
a force called centripetal force. Centripetal force is needed to make an object move in a circular orbit. ठीक है, किसी से पूछिएगा कि ये जो मून है अर्थ के चारों तरफ सर्कल में ही क्यों घूमता है, ये जो सन, ये जो अर्थ है बता ही दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है, आपसे पूछने से पहले ही बता रहे हैं ना, वही तो बताएंगे। सर्कुलर शेप ही होता है। हाँ देखिए, मैं अच्छा क्वेश्चन वो भी मैं भी बता देता हूँ, तो आप ही के क्वेश्चन को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले पानी पी लो। क्या काश मेरे पास 2 घंटा होता हर दिन आप लोग को पढ़ाने के लिए, और दिन में होते घंटे 48, जो कि हो नहीं सकता। देखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन, जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है, मैं आपको बता दूं, जो भी ऑब्जेक्ट है, अभी आप देखोगे तो जो एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स ये कंझावले के साइज के, कुछ छोटे कुछ बड़े, इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक बेल्ट है, उसी में ये थोड़े छोटे मोटे पत्थर टुकड़े, माने कि जो मलबा नहीं होता, मलबा उस टाइप के पत्थर, वहीं पे बात कर रहा हूँ ना, तो मार्स और जुपिटर के बीच की बात कर रहे हैं। तो वहां पे ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मतलब वहीं एस्ट्रॉइड होते हैं। इसको क्षुद्र ग्रह या छोटे ग्रह कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रॉइड को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह इसको धूमकेतु, सॉरी नहीं बता रहे हैं रुचिए ना, उल्का पिंड। मेरी बात सुनो, तो ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में नहीं होते, ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में नहीं होते। ये भी तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन ये प्लेनेट ही सर्कुलर क्यों है? जिसमें जितना ज्यादा मास होगा उस पे उतना ही ज्यादा ग्रेविटी लगेगी। ज्यादा ग्रेविटी का मतलब है वो उसमें उतनी ही स्पीड से वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं अपने एक्सिस पे भी गोल 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 घूमते हैं, और सन के चारों तरफ भी ये घूमते हैं। तो हमेशा एक सर्कुलर मोशन बनाए रखने के कारण क्या होता है कि इनके जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं, बाहर के जो भी होते हैं, वो सारे के सारे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन की तरफ खींचे रहते हैं, जिसके चलते इनका शेप पूरा सर्कुलर हो जाता है। हाँ। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ तुम लोग तो इजी क्वेश्चन है, पहले क्लास में तुम बोलो। ग्रेविटी के कारण, क्योंकि हम बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये एस्ट्रॉइड आए कहां से? अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेविटी तो तुम लोग करने नहीं दोगे। जो जुपिटर है ना, जब जुपिटर जब बना हमारा, जुपिटर और मार्स बना, तो उसके बनने के बाद जो भी चीज ज्यादा बड़े साइज के थे वो तो उसके साथ ही अट्रैक्ट होके रह गए, और जो उनके साथ नहीं हो पाए, उनका साथ नहीं दे पाए, उनसे अलग हो गए, उनकी ग्रेविटी से थोड़े दूर रह गए। ठीक है, तो वही एस्ट्रॉइड बेल्ट में ये मलबा, तो मार्स और जुपिटर के बीच का जो इनके बनने के बाद जो मलबा बचा था, ये इनके बीच में रखा। तो वही ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते, मैं आपको बता दूं, जिस तरह सारे प्लैनेट करते हैं। नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमारा जो अपर सरफेस है, अपर क्रस्ट, वो बाहर में कांटेक्ट में है, ठीक है, जिसके चलते वो ठंडा हो पाया। लेकिन अंदर वाला जो चीज है ना, जो बिल्कुल आ गया, वो बिल्कुल कवर्ड है, उसको कभी भी वो हीट बिल्कुल पैक्ड हीट है, उसको किसी ऐसे कांटेक्ट में, ठंडे के कांटेक्ट में आया ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो वैसे का वैसा गर्म है। आता नहीं है बेटे, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वही तो आग बाहर आती है, बाहर ठंडा होकर जम करके रॉक बन जाता है, इग्नियस रॉक।
सिंपल सी बात। क्या नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्वियसली पत्थर के टुकड़े ही तो हैं। और हाँ एक चीज और, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यही 4 प्लेनेट है ना जो कि रॉकी प्लेनेट है, और वो सारे आगे वाले गैसियस प्लेनेट। नहीं मतलब ही नहीं है, गैसियस प्लेनेट, गैस के बने हुए हैं। हाँ सी प्लैनेट नहीं हो सकती उसके ऊपर कुछ, वो ऊपर से ही मतलब कि सब कुछ वो ले सकती है। समझ में बात आपको? हाँ। तो अंदर जाइए, आग के अंदर। कल्पना चावला को जय हो। देखिएगा आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, द सेलेस्टियल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। वो सन के चारों तरफ इसलिए घूमती है क्योंकि सन उसको ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। एंड इन द केस ऑफ सैटेलाइट्स moving around the planet, the celestial force is provided by the gravitational force of the planet. We will now discuss the case of sun and the earth. सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है, मतलब कोई भी चीज अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर जाना चाहती है, ठीक है, कोई भी चीज अपने सेंटर की ओर ही रहना चाहती है। अब देखिए मैं इसको और अच्छी तरह समझाऊंगा। हाँ बिल्कुल। द मास ऑफ द सन एंड द अर्थ आर वेरी वेरी लार्ज, देन एक्सर्ट वेरी लार्ज फोर्स ऑन वन अनदर। बेटे आप लोग थोड़ा अगर धीरे बोले तो मैं भी कुछ कर पाऊं। It is the gravitational force between the sun and the earth which keeps the earth in uniform circular motion around the sun. Similarly, the gravitational force between the earth and the moon, it is the gravitational force between the sun and the earth in which keep the earth in uniform circular motion around the sun. Sun, अर्थ जो है, अगर सन ग्रेविटी लगा रहा है तो सन में जाके क्रश हो जाना चाहिए था, सन खींच लेता बिल्कुल उसको अपनी ओर। क्यों नहीं ऐसा हुआ? ऐसा क्यों नहीं? किसकी ग्रेविटी? सन अर्थ के ऊपर ज्यादा ग्रेविटी लगाता है, क्लियर है? तो लगाता है तो अर्थ उसी के अंदर क्यों नहीं चली जाती? नहीं, डिस्टेंस डजंट मैटर। बिल्कुल, अर्थ भी उसको अपनी ओर खींच रहा है क्योंकि दोनों चीज एक दूसरे पे ग्रेविटी लगा रही है, ठीक है, इसीलिए वो एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन ज्यादा ग्रेविटी जिसकी है उसी की तरफ वो मूव कर जाएगा, मतलब उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। उसी तरह मून के साथ भी होता है। स्मॉलर मास डजंट मैटर, स्मॉलर मास मैटर ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं। आपको फील हम लगाते नहीं है क्या? आप बैठे कैसे हो? अगर आप ग्रेविटी नहीं लगा रहे हो तो आप धरती के अंदर धंस जाइएगा ना। आप समझिए, मेरी बात समझ रहे हैं? वही हंसने के लिए साइंस है ये, इट्स नॉट अ कॉमेडी क्लास, इट्स अ साइंस। आप चल पा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी, आप धरती को अपनी ओर खींच रहे हैं, आपके पांव यहाँ टिके हुए हैं, आप फ्लॉट नहीं कर रहे क्योंकि आप ग्रेविटी लगा रहे हैं। हाँ, उसमें आर्किमिडीज, लॉ ऑफ आर्किमिडीज आता है। आदमी थे, वैज्ञानिक थे, न्यूटन चचा से लगते हो। फ्लोटिंग थ्योरी उन्होंने दी थी, ये भी पढ़ना है आपको और इसी में पढ़ना है, चिंता मत करिए। अरे बहुत मजेदार चैप्टर, मतलब वो है ना, क्या बता तो दिया ही मैंने। हाँ लड़के थे वो, क्या थे? इंग्लैंड। हाँ ठीक है, और क्या जानना है? आर्किमिडीज चचा भी इंग्लैंड के ही थे सर। देखिए कोई बात नहीं, और लोगों ने बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन जो चैप्टर पढ़ना है ना हमको वही पढ़ना है, इसीलिए आपको लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ कर रखा है।
मैं आपको बता दूंगा। हाँ सेव वाला चाचा, देखिएगा अब थोड़ा कर लें, 8 मिनट है हमारे पास। कोई बात, अरे भाई रुकिए, पेपर है बेटा 5 तारीख को इनका। सेकंड चैप्टर बेटा बिना है ना, मेरे जो नोट्स है ना, आप रीडिंग कर लीजिएगा हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन बिना पढ़ाई नहीं हो सकता। और कराएंगे सेकंड चैप्टर में। कौन कौन से? ट्रायंगल भी आ रहा है ना? बेटा मैंने तो आपको पहले वाला कोर सब्जेक्ट जो हमारा है पहले वो तो सिलेबस कंप्लीट कर दे, उसके जगह मैंने तो अभी जैसे एसएसटी करा दिया है, वो खत्म होने वाला है, वहां पे हिंदी इंग्लिश 2 दिन इंट्रोड्यूस हो गई। देखिएगा, the tides in the sea formed by the rising and falling of water level in the sea are due to gravitational force of attraction which the moon and the sun exert on the water surface in the sea. अब देखिएगा, जब पूर्णिमा या अमावस्या की रात होती है, ठीक है, तो समुद्र के अंदर ना हाई टाइड आता है, लहरें ऊपर उठती हैं क्योंकि मून और सन की दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बेटा आप लोग इस तरह गप करेंगे ना तो मैं दोनों का नाम काट के ना उनके मम्मी पापा के घर भेज दूंगा। आप दोनों 2 साइड बैठिए, उस साइड बैठिए, चलिए। यार छोटे बालक हो तुम लोग। हाई टाइड्स या टाइड्स तब बनते हैं जब सन और मून का दोनों का ग्रेविटी लगता है, ठीक है, मैंने सही बोला ना? अर्थ तो नहीं बोला, सन और मून का। अब हमें पता है वाटर इसलिए धरती से जुड़ी हुई है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन लग रही है, और वाटर का मास बहुत कम है अर्थ के कंपेरेटिवली। तो कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर होगा ना जो अर्थ से ज्यादा मास रखता हो, तभी वो उसको ऊपर की ओर खींच सकता है, जो कि मून और सन का एक साथ जब फोर्स लगता है तो होता है। लेकिन ज्यादा दूरी होने के कारण ये पानी समुद्र का ऊपर ही नहीं चला जाता, उसको फिर ऊपर उठने के बाद नीचे भी आना पड़ता है, ठीक है। तो धरती पे कुछ रहता कहाँ फिर? हाँ बिल्कुल, ग्रेविटेशन के कारण, कम ग्रेविटेशन है वहां पे, इस कारण भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर देखो बेटा बनने का देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, ठीक है ना। तो हम ग्रेविटी ये मान सकते हैं कि मून पे कोई ग्रेविटी नहीं है, अर्थ पे कोई, सॉरी अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर है और वहां नहीं है। इसका वन ऑफ द रीजन इज ग्रेविटी, ग्रेविटी एक रीजन है वहां। आगे देखिए, हाँ केपलर चचा, केपलर चचा आए हैं। जोहान केपलर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। भैया फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो फिजिक्स ही। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जोहान केपलर ने बताया कि जो जितने भी प्लैनेट्स हमारे अर्थ पर हैं उनमें जो मोशन है, वो जो मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने लॉ दिया, कानून मतलब कि अपना वो नियम बताया। वो नियम क्या था? जोहान केपलर was a 16th century astronomer who established 3 laws which govern the motion of planet। 3 तरह के उन्होंने लॉ दिए, और ये तीनों लॉ अप्लाई होते हैं कि कोई प्लेनेट मूव जो करता है, जो प्लेनेट में मोशन है, उसको टारगेट करके ये इन्होंने लॉ दिया। These are known as Kepler's law of planetary motion, ठीक है। The same laws also describe the motion of satellite like the moon around the planet like the Earth। The Kepler's law of planetary motion are given on the next। देखिए यहाँ पे, सॉरी तो पेज ही साफ नहीं आया, ब्लर क्यों आ गया इतना? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इसमें आ गया था, हम पढ़ाएंगे नहीं, हम तो बता ही रखे पर। बेटे अगर बुक दिखाइए जरा, थोड़ा ब्लर है इस पिक्चर सामने। केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स, पहला लॉ जो केपलर का वो बताता है कि द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल
orbit around the sun with the sun at one of the two foci or the elliptical orbit. केपलर बता रहे हैं कि जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये है इस लॉ का, दिस लॉ मीन्स दैट द ऑर्बिट और पाथ, वो रास्ता या ऑर्बिट जिसमें प्लैनेट घूमते हैं, ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज एन एलिप्स और ओवल शेप। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, मैंने बोला था नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, इट्स अ ओवल शेप। हमारा जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो ओवल शेप में होता है, हाँ, एंड नॉट एन एग्जैक्ट सर्कल। क्लियर है, ओवल शेप में होता है ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं होता। An elliptical path has two foci and the sun is at one of the two foci of the elliptical path. Foci is the plural of focus. Focus की बात को foci मैंने focus को करते हैं। This is एक सेकंड रुकिएगा। देखो मतलब सन के चारों तरफ कोई भी प्लेनेट जब मूव करता है तो सन उसमें ना ऑर्बिट के पास दो फोकस होता है, एक तो सन खुद अपना फोकस हो जाएगा और एक सन के जस्ट सामने वो फोकस होता है। और ये क्यों होता है, कैसे, उसको हम डिफाइन करेंगे अगले क्लास में और आप लोगों को बताएंगे। कल